तो आइए गाइस, अब हम सेकंड चैप्टर पर चलते हैं। सुरेखा की कड़वी बातें। शब्य के गुस्से की वजह से गठबंधन और अनोखी की चुनरी आग से जलने ही वाली थी कि वक्त रहते पंडित जी ने आग पर पानी डाल उसे बुझा दिया। यह देख सबने एक राहत की सांस ली। सबकी नज़रें अब अनोखी पर थी, सिवाय शब्य और आलोक के। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी शब्य ने अपने चेहरे पर से सहरा हटाया। गहरी और तीखी ग्रे आईज, घने आईब्रोज, लंबी नाक, पतले होंठ, शार्प जॉ लाइन और हल्की सी दाढ़ी, 6 फुट 2 इंच हाइट और गठीला शरीर। 38 साल का शब्य किसी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं, बल्कि उनके ही कई ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लगता था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर और लोग, इसलिए तो लड़कियां उसके पीछे पागल थी। काली घनी पलके के बीच उसकी आंखें बड़ी हैंडसम के साथ साथ खतरनाक भी बनाती थी। शब्य अपनी आंखें और नाक पर गुस्सा लिए बस अपने सामने खड़े शख्स जिससे वो दुनिया से सबसे ज़्यादा नफरत करता है उन्हें ही घूर रहा था। 2 पल उन्हें घूरने के बाद शब्य ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, शादी हो गई, अब शर्त पूरी करें। उसकी गहरी आवाज़ इतनी कठोर और ख़तरनाक थी कि वहाँ खड़े हर एक शख्स को रोंगटे खड़े हो गए। अनोखी ने जब पहली बार शब्य की आवाज़ सुनी तो उसकी धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेज़ चलने लगी। इसीलिए नहीं कि उससे उसकी आवाज़ बेहद अच्छी लगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने शब्य की ऐसी खतरनाक आवाज़ अकेले में सुनी तो कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए। इसीलिए उसने कसकर अपने लहंगे को मुट्ठियों के भींच लिया। आलोक ने उससे कहा, उम्मीद करता हूँ जिस तरह शादी की है उसी तरह शादी निभाऊंगे। इतना बोल उन्होंने अपने साथ खड़े एक आदमी को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही उस आदमी ने एक पेपर शब्य के आगे कर दिया। शब्य ने उस पेपर को लगभग उस आदमी से छीना और एक नज़र अपनी माँ शोभा को देख वहाँ से तेज़ कदमों से चला गया। शोभा बस उसे आवाज़ लगाती रह गई, शब्य बेटा सुन तो मेरी बात। पर शब्य अपनी माँ की बात अनसुना करते हुए वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ चला गया और पीछे छोड़ गया हैरान परेशान अपने पूरे परिवार और अपनी नई नवेली पत्नी अनोखी को। श्रृंगीधर शोभा से बोले, बहू जाने दो उसे, अब तो किसी की नहीं सुनेगा। और अब हम सब को घर चलना चाहिए। छोटी बहू दुल्हन को लेकर बाहर आओ, हमें घर के लिए निकलना है। सोने की कसम पापा जी, इस मनहूस को अपने साथ ले जाने का मन तो नहीं है, पर कर भी क्या सकते हैं। अब जब ये हम सब के सर पर आकर बैठ ही गई है तो इसका बोझ तो उठाना ही होगा। सुरेखा नफरत से अनोखी को देखते हुए बोली। अनोखी ने जब उनके मुंह से खुद के लिए मनहूस शब्द सुना तो उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने आप से कहा, अनोखी, यह दाग तेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। तू इसके साथ जन्मी और इसी के साथ मर जाएगी, पर यह नाम तुझसे कभी दूर नहीं होगा। दर्द में उसकी आँखें और उसका गला भर आया था। इस वक्त उसे अपनी गले में किसी की कील की चुभन महसूस हो रही थी। सुरेखा की बात पर दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चले गए। उनके पीछे अजय, रोहित और रिया भी चले गए। सुरेखा ने मुंह बनाकर उन्हें जाते हुए देखा, फिर मुंह बनाती
हुई अनोखी के पास आकर बोली, ए लड़की, अब यहाँ बैठी क्या है? सुना नहीं पापा जी ने क्या कहा था? क्या कहा? या फिर तू ये तो नहीं सोच रही कि शब्बे ने जिस तरह तुझे गोद में उठाकर 7 फेरे लिए थे उसी तरह तुझे घर तक ले जाएगा? अगर सोच रही है तो सोचना भी नहीं। हमारे शब्द के लिए वक्त बहुत मायने रखता है और तू यहाँ पड़े पड़े उसका वक्त ख़राब कर रही थी, इसलिए उसने तुझे गोद में उठाकर जल्द से जल्द शादी ख़त्म की। इसीलिए उसके बारे में कोई और विचार अपने दिमाग में मत लाना। वह तो तुझ जैसी लड़की को मुंह नहीं लगाता। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तू उसकी ज़िंदगी में आ गई। उसने कुछ देर दूर खड़े आलोक और शोभा सुरेखा की ऐसी कड़वी बातें को सुन रहे थे, जिसको सुन शोभा को बुरा लग रहा था। शोभा स्वभाव से ऐसी ही थी, उसे किसी के लिए कड़वी बातें सुन जाती थी, फिर भले चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। उसने निराशा भरी नज़रों से आलोक को देखा, जो बिना किसी भाव के उस घूंघट में बैठी लड़की को देखे जा रहा था। शोभा ने मायूसी से कहा, आपने यह बिल्कुल ठीक नहीं किया आलोक। आपने मेरे बेटे के साथ साथ उस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। शब्य इसे कभी नहीं अपनाएगा और ना ही घर वाले। यह उस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होगे। आलोक ने गहरी सांस ली और शोभा से कहा, शोभा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो मंदिर की दूसरी ओर चला गया। शोभा ने भी एक नज़र सुरेखा और अनोखी को देखा और फिर उनके पीछे चली गई। वही सुरेखा अपनी कड़वी बातें बोल वहाँ से जाने लगी। अनोखी ने भी एक गहरी सांस लेकर अपने दर्द और अपने आंसुओं को अपने अंदर संभाला और हिम्मत कर खड़ी हुई। वो लड़खड़ाते कदमों से सुरेखा के पीछे जाने लगी। सुरेखा मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसके सामने शव्य का एक बॉडीगार्ड आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। सुरेखा ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बॉडीगार्ड ने सर झुकाए ही कहा, छोटी मालकिन, वो शव्य सर ने कहा है कि ये आप सबके साथ नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी में आएगी। उस बॉडीगार्ड की बात सुन पहले तो सुरेखा चौंक गई और फिर मुंह बनाते हुए बोली, हीरे की कसम, मुझे क्या करना है? इसे दूसरी गाड़ी में ले जाओ या जानम में। फिर वो वहाँ से सीधे बाकी परिवार के पास आ गए। जब श्रीधर ने सुरेखा को अकेले आते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा, छोटी बहू, तुम अकेली क्यों आ रही हो? दुल्हन कहाँ है? पापा जी, मैं तो उसे लेकर ही आ रही थी, पर शब्य ने उसके लिए कोई दूसरी गाड़ी भेजी है और कहा वह हम सबके साथ नहीं आएगी, तो मैं क्या करती? हीरे की कसम, मैं शब्य के खिलाफ नहीं जा सकती पापा। इतना बोल वो गाड़ी में बैठ गई। वही श्रीधर खड़े खड़े कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद उनके पास शोभा भी आ गई। वह कुछ परेशान सी लग रही थी और किसी गहरी सोच में थी। वो अपनी ही सोच में इतनी डूबी थी कि उसे ये तक पता नहीं चला कि उनके साथ अनोखी नहीं है। दूसरी तरफ अनोखी अकेली उस गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी। उसके साथ सिर्फ वो बॉडीगार्ड था, जो अजीब भाव से अनोखे को फ्रंट मिरर से देख रहा था। वही अनोखी बार बार अपने घूंघट के छोर से उसे ड्राइवर की नज़रों को भाप रही थी और डर से उसका शरीर कांपने लगा था। इस वक्त उसे बहुत घबराहट हो रही थी, और घबराहट होती भी क्यों ना। एक लड़की अनजान आदमी के साथ गाड़ी में अकेली थी और वो कहाँ जा रही थी उसे ये भी नहीं पता, तो डरना तो लाजमी था। तभी अचानक से गाड़ी रुक गई, जिसे अनोखी देख चौंक गई।
उसने घबराई नज़रों से ड्राइवर को देखा तो ड्राइवर उसकी ओर मुड़ा और बिना किसी भाव के उसे बोला, मैम, सर्विस सर का ऑर्डर है कि आप शेरगिल मैंशन पैदल जाएगी। उस बॉडीगार्ड की बात सुन अनोखी हैरान हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश अब भी जोरों की हो रही थी। उसने अटकते हुए उस बॉडीगार्ड से कहा, पर मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता। असल में तो अनोखी ये कहना चाहती थी कि वो इतनी भारी बारिश में अकेले पैदल कैसे जाएगी, और तो और उसकी मजबूरी उसे इतनी दूर पैदल चलने नहीं देगी, पर वो कह नहीं पाई। वही बॉडीगार्ड ने उसके हाथ में एक पेपर दिया और उससे कहा, यह शेरगिल मैंशन तक पहुंचने का रास्ता है, आप इसी के सहारे आ जाएं। इतना बोल वो गाड़ी से उतरा और अनोखी की साइड का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। अनोखी कभी उस बॉडीगार्ड को देखती तो कभी उस मैप को, जिसमें कोई मोड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उस मैप में सबसे लंबा वाला रास्ता चुना गया है। अनोखी को अपनी हालत पर होना था, रोना भी आ रहा था और तरस भी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। वही उसके गाड़ी से बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड वापस गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। बारिश की ठंडी बूंदों के साथ उसे अपने गले पर आंसुओं की गर्माहट भी महसूस हो रही थी। बारिश का पानी उसके घूंघट से हाथों में खनकती उसकी चूड़ियों से पानी टपक रहा था। तेज़ हवा के कारण उसका गीला दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, जिससे उसकी गोरी पतली कमर नज़र आ रही थी। वो इस भीगी हालत में बेबसी से वहीं खड़ी रही। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। चुनरी के ऊपर से भी उसका चेहरे पर पड़ती बारिश की बूंदें उसे चुभन का एहसास दे रही थी। उसने भरे गले से कहा, मम्मी, मुझे रास्ता नहीं पता। मेरे पास मैप है, लेकिन फिर भी अगर मैं रास्ता भूल जाऊं तो आप मुझे बताना, ठीक है? फिर उसने गहरी सांस लेकर खुद को हिम्मत दी और उस मैप को देखा दिशा की ओर बढ़ गई। चलते चलते वो एक पैर से लंगड़ा रही थी, जिसे पता चल रहा था कि वो ठीक से चल नहीं पा रही है। उसने अपनी राइट पैर को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, राइट पैर, मुझे पता है आज तुम्हें बहुत सारा चलना है और बहुत सारा प्रेशर भी झेलना है, तो वो तो झेल लेना। हाँ, मैं बाद में तेरी मालिश कर दूँगी, ठीक है? ऐसे ही वो खुद से अपने पैरों से बातें करते हुए चली जा रही थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि उसे ठीक से रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। ये तो अच्छा था कि उस बॉडीगार्ड ने जो मैप अनोखी को दिया था वो पेपर प्लास्टिक में अच्छे से कवर था, जिस वजह से वो भीगा नहीं और उस मैप को देखने से अनोखी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद एक बड़े से वाइट मैंशन के आगे गाड़ियों का काफिला आकर रुका। मैंशन के मेन गेट पर खूबसूरती तरीके से लिखा था, शेरगिल मैंशन। शेरगिल मैंशन देखने में इतना खूबसूरत था कि ताजमहल को भी मात दे दे। सफ़ेद रंग के पत्थरों से बना वो महल रात में चांद की तरह चमक रहा था और ऊपर से उसमें जलती लाइट सितारों का काम कर रही थी। मैंशन के आगे बड़ा सा फव्वारा था, जिसके अगल बगल बड़ा सा गार्डन, जिनमें कई तरह के फूल खिले थे। पूरे मैंशन काले रंग की यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी जैसे वहाँ कोई घर नहीं बल्कि आदमी काम हो, आर्मी बेस हो।
सारी गाड़ियाँ उस फाउंटेन से घूमती हुई महल में आगे आकर रुकी। पहली गाड़ी से बॉडीगार्ड निकला और उन्होंने पीछे खड़ी दोनों गाड़ियों का दरवाज़ा खोला। उन दोनों गाड़ियों में से श्रीधर, अजय, सुरेखा, रोहित और रिया बाहर आए। शोभा अभी भी अपने ही सोच में गुम गाड़ी में बैठी थी। उसे इस तरह अपने ही ख्यालों में गुम देख सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। श्रीधर जी बड़े गौर से शोभा के चेहरे को देख रहे थे और उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शोभा के चेहरे पर दिख रही परेशानी को देख श्रीधर इतना तो समझ गए कि ज़रूरत शोभा और आलोक की बात हुई है और शोभा इसलिए ही इतनी परेशान है। और अब उन्हें ये जानना था कि आलोक ने शोभा से क्या बात की थी। क्या अनोखी सही सलामत शेरगिल मैंशन पहुंच जाएगी। क्या बात हुई थी आलोक और शोभा की और क्या मजबूरी है अनोखी की, जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। सो गाइस, ये था हमारा सेकेंड चैप्टर। सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड चैप्टर ऑफ अनवांटेड वाइफ ऑफ माफिया किंग। चैप्टर थर्ड, शव्य का टॉर्चर। शव्य के कहने पर बॉडीगार्ड ने अनोखी को भरी बारिश में बीच रास्ते खड़ा छोड़ दिया और पैदल शेरगिल मैंशन आने के लिए कहा। वही शोभा आलोक से बात करने के बाद कुछ परेशान हो गई और अपनी सोच में गुम कब घर पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। सब उसके कार से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे, पर शोभा वैसे ही बैठी रही। यह देख रिया ने उसके कंधे से पकड़ कर हिलाते हुए कहा, मॉम, घर आ गया है। रिया की आवाज़ से शोभा का ध्यान टूटा। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और गाड़ी से उतर सुरेखा से बोली, सुरेखा, तुम अनोखी को लेकर यहीं रुको, मैं तब तक अंदर जाकर पूजा कर खाली थाली तैयार कर देती हूँ। अनोखी, ये कौन है? सुरेखा ने उससे पूछा और सबकी सवालिया नज़रें भी उस पर चली गई। तो शोभा ने कहा, शब्य की जिससे शादी हुई है उसका नाम है अनोखी। ओह, तो मैडम जी का नाम अनोखी है। देखते हैं आगे कि क्या क्या अनोखा है उसमें। वैसे दीदी, मैं उसे रोकूंगी तब ना जब वो गाड़ी में होगी। सुरेखा के मुंह बनाते हुए कहा तो शोभा हैरान हो गई। गाड़ी में होगी का क्या मतलब? वो तुम्हारे साथ ही है ना? मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में थी ना? नहीं दीदी, वो हम लोगों के साथ नहीं आएगा। शभ्य ने अपने बॉडीगार्ड को उससे किसी और गाड़ी में लाने के लिए कहा है। हीरे की कसम दीदी, शभ्य या तो उसके साथ बहुत अच्छा बना है या फिर उसके लिए कुछ बहुत बुरा सोचने वाला है। सुरेखा की पूरी बात सुन शोभा और भी परेशान हो गई। रात गहरी होती जा रही थी और बारिश अब भी नहीं रुकी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ शोभा की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो हॉल में परेशान बैठी अनोखी और शव्य के आने का इंतज़ार कर रही थी। शव्य भी जब से मंदिर से निकला था वापस नहीं आया। शोभा ने उससे कई बार फ़ोन लगाया पर उसने उसका फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया। शोभा ने उस बॉडीगार्ड को भी फ़ोन लगाया तो अनोखी को लाने वाला था, पर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल था। रोहित और रिया अपने मॉम और बड़ी माँ को परेशान होते हुए देख रहे थे। सुरेखा ने शोभा से कहा, अरे दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? शब्य थोड़ी ना ऐसे पहली बार देर रात तक आ रहा है। वो तो कितनी बार आधी रात को आया है, कभी कभी तो आया ही नहीं था। तो उसके लिए इतनी चिंता मत करो, मैंने खाना लगा दिया है। चलिए अब सब खा लो। शोभा ने घड़ी में वक्त देखा। रात के 11:30 बज रहे थे।
उसे बार बार अनोखी का ख्याल आ रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, या शब्य ने सच में उसके साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं कर दिया। वही सोच सोच कर शोभा घबराहट घबराहट हो रही थी। श्रीधर ने उसे इतना घबराए हुए देखा तो समझाते हुए बोला, इतनी चिंता मत करो बहू, वो आ जाएगी। चलो चढ़कर कुछ खा लो, कल से तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया। शोभा का कुछ भी खाने का मन नहीं था, पर अपने ससुर जी के इतना कहने पर उसने 2 कवर खा लिए। वो लोग खा ही रहे थे कि तभी मैंशन के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर पीछे का गेट खोला और उससे श्रव्य अपनी कोल्ड एटीट्यूड के साथ बाहर आया। वो किसी पर बिना ध्यान दिए अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा ही था कि तभी शोभा ने उसे रोकते हुए कहा, श्रव्य बेटा, कहाँ थे तुम अब तक? अपनी माँ की आवाज़ सुन श्रव्य के कदम वहीं रुककर उसने मुड़कर उन्हें देखा। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर ना ही उसकी आंखों में कोई भाव था। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ऑफिस में था मॉम। फिर शोभा ने सीधे उससे अनोखी के बारे में पूछा, और अनोखी कहाँ है? अनोखी का नाम सुन पहले तो शोभा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर जब उसे समझ आया कि उसकी माँ किसके बारे में पूछ रही है तो उसने कठोर आंखों से सख्त हो गई और आवाज़ और गहरी। उसने शोभा से कहा, सही सलामत होगी तो आ जाएगी, बोल वह अपने कमरे में चला गया। वही उसकी बात सुन सभी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। अब रात के 1 बज गए थे। उन लोगों को मंदिर से आए पूरे 3 घंटे हो गए थे, पर अनोखी अब तक नहीं आई थी। शेरगिल मैंशन मुंबई के पॉश इलाके में था, जहाँ आसपास बहुत कम विलास थे, और वो मंदिर जहाँ पर शब्य और अनोखी की शादी हुई थी वो शहर की दूसरी ओर था, इसलिए वहाँ से आने में काफ़ी वक्त लगता था, और उस रास्ते पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं आती थी। हर बीते घंटे के साथ शुभा परेशान होती जा रही थी। रह रहकर उसे शव्य की बात याद आ रही थी। उसने तय कर लिया कि वो शव्य के कमरे में जाकर उससे अनोखी के बारे में पूछेगी। शोभा जाने ही वाली थी कि तभी उससे में दरवाजे पर एक परछाई नजर आई। लाल रंग के दुल्हन के लिबास में पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई अनोखी दरवाजे का सहारा लिए खड़ी थी और बुरी तरह हाँफ रही थी। अनोखी का नाम कहते हुए शोभा उसके पास आई। शोभा के चलाने की आवाज़ सुन सब अपने कमरे से बाहर आए। सबने देखा सामने उसके घर की नई दुल्हन पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके पैर में छाले हो गए थे और उसके पूरे लहंगे में पानी गिर रहा था। इसे पता चल रहा था कि वो बारिश में भीगते हुए आ रही है, पर लेकिन क्या ये सच में पैदल आ रही है? रिया ने धीरे से रोहित से पूछा, रोहित भाई, क्या यह लड़की मंदिर से लेकर यहाँ तक पैदल आई है? रोहित भी हैरानी से अनोखी को देख रहा था। तब भी उसकी नज़र ऊपर सेकंड फ्लोर पर गई। शब्य अपने कमरे से बाहर खड़ा नीचे की ओर ही देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए हुए थे और उसकी नज़रें अनोखी पर टिकी थी। शब्द बहुत गौर से उसे और अपनी मॉम को देख रहा था। शोभा चिंता करते हुए अनोखी से बोली, अनोखी, तुम ठीक तो हो ना? अनोखी ने जवाब में बस धीरे से सिर हिला दिया। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने मुंह से शब्द निकाल सके। वो पूरी
रास्ते पैदल आई थी, वो भी बारिश में भीगते हुए, इसलिए उसकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। वही ऊपर खड़ा शब्य अपनी माँ के चिंता भरे चेहरे को देख रहा था। उसे पता था कि उसकी मॉम ऐसी ही है, सबके लिए स्वीट, पर वो ऐसा नहीं था। शोभा अनोखी का हाथ पकड़ उसे अंदर लाने ही वाली थी कि तभी पूरे हॉल में शव्य की कठोर आवाज़ गूंजी। मॉम, आप अपने घर की बहू को इस तरह घर में अंदर लाने वाली हैं क्या? क्या इसका गृह प्रवेश नहीं होगा? कहते हुए वो नीचे आया। अपने कानों से दोबारा शव्य की उस कठोर आवाज़ को सुन अनोखी तो अब एक दर्द और थकावट से निठार पड़ी थी, एकदम सीधी हो गई। उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर उस आदमी की ओर देखा जिससे कुछ ही देर पहले उसकी शादी हुई थी, और उसने बीच रास्ते में आधी रात को उसे अकेला छोड़ दिया, वो भी इतनी तेज़ बारिश में। वो घूंघट के अंदर से ही शव्य के मस्कुलर बॉडी और उसके हैंडसम चेहरा देख रही थी। शव्य ने इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी, जिसकी पॉकेट में दोनों हाथ डाले वो खड़ा स्टाइल से सबके पास कर खड़ा हुआ। काला रंग उसकी गोरे शरीर पर बेहद जच रहा था। उससे इस रूप में देख किसी भी लड़की का दिल धड़क जाए। वही घर वाले हैरानी से शव्य को देख रहे थे। शोभा ने थोड़ा गुस्से में कहा, शव्य, क्या तुमने इसके साथ क्या इसकी हालत का जिम्मेदार तुम हो? फिर शव्य ने अपनी मॉम को कोई जवाब नहीं दिया और पास खड़ी एक नौकरानी से बोला, जाओ जाकर गृह प्रवेश की सारी तैयारी करो। इतना बोल वह सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे कुछ कहने की, यहाँ तक कि खुद शोभा की भी नहीं। वह अपना सवाल उससे दोबारा पूछ सके, क्योंकि वह जानती थी आज तो कुछ भी नहीं हुआ है, शव्य की मर्जी के खिलाफ हुआ। और इस वक्त उससे उकसाना मतलब महादेव की तीसरी आँख को खोलने के बराबर, जिसमें सिर्फ विनाश ही होगा। जिस नौकरानी ने शव्य की गृह प्रवेश की तैयारी करने के लिए कहा था, उसने अगले 5 मिनट में सारी तैयारी कर दी। अनोखी दरवाजे के बाहर साइड खड़ी थी। उसके सामने चावल का भरा लोटा, लाल रंग से भरी थाली और ज़मीन पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा भी बिछा था। यह सब करने के बाद उस नौकरानी ने आरती की थाली शोभा को ला कर दी। शोभा ने शव्य को देखा, जो सिर्फ न्यूज़पेपर को देख रहा था, और गहरी सांस लेकर अनोखी की आरती उतारने लगी। वैसे तो गृह प्रवेश में दुल्हन के साथ साथ वर का होना भी ज़रूरी होता है, पर शोभा को पता था कि शव्य कभी अनोखी के साथ आकर खड़ा नहीं होगा। वो तो अच्छा था कि गठबंधन वक्त रहते बच गया, वरना शायद रिश्ते को बांधता उसका गठबंधन उसी वक्त जलकर ख़त्म हो जाता। आरती करने के बाद शोभा ने अनोखी से कहा, इस कलश को दाएं पैर से नीचे गिराओ और लाल रंग की थाली में पैर रखकर अंदर आओ। अनोखी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बड़ी मुश्किल से अपना राइट पैर हल्का सा उठाया, क्योंकि इतनी देर चलने की वजह से उसके पैर सूज गया था और इससे बहुत दर्द दे रहा था, इतना कि वो उस दर्द को सह नहीं पा रही थी। पर फिर भी उसने हिम्मत कर पैर से लोटे को छुआ, लेकिन लोटा छूते ही उसके मुंह से हल्की सी सिसकी
निकल गई क्योंकि वो लोटा एकदम गर्म था। उसके मुंह से सिसकी सुन शोभा ने पूछा, क्या हुआ? तो अनोखी ने जल्दी से अपना सिर नाम में हिलाया और अपनी आँखों को कसकर बंद कर हिम्मत करके लोटे को हल्का सा धक्का दिया। फिर उसने अपनी दोनों पैरों से उस लाल रंग की थाली में रखे और इस बार उसके साथ जो हुआ वो उससे सह नहीं पाई और वह चीख पड़ी। दर्द की वजह से वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी, पर शोभा और रिया दोनों ने उसका हाथ पकड़ उससे थाम लिया। कोई अनोखी से पूछ पाता उससे पहले ही श्रव्य ने अनोखी से कहा, अपनी रस्म पूरी करो और चलकर अंदर आओ। अनोखी ने आंसू भरी आंखों से श्रव्य को देखा, जिसे उससे खुद के लिए बस नफरत ही नजर आ रही थी। यह देख अनोखी अंदर से टूट गई। उसने अपने निचले होठ को दांतों तले कसकर दबाया और अपने कदम उस कोरे सफ़ेद रंग के कपड़े पर रख आगे बढ़ने लगी। वो जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे दर्द से उसकी जान ही निकल जाएगी। कपड़े पर उसकी आखिरी कदम रखते ही अनोखी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। शोभा अनोखी को उठाने उसके पास जाने लगी, तभी उसकी नज़र अनोखी के पैर पर गई। उसने गौर से अनोखी के तलवों को देखा और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए रोहित से कहा, रोहित, डॉक्टर को बुलाओ अभी। आखिर क्या देख हैरान हो गई शोभा। क्यों शोभा अनोखी के लिए इतना परेशान हो रही है, और क्या अनोखी श्रव्य के टॉर्चर को सह पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में। सो गाइस, ये था हमारा 3rd चैप्टर। तो गाइस, जो 4th एंड 5th चैप्टर है वो नेक्स्ट ऑडियो में आएगा। और भी गाइस, मैंने देखा था कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स, मतलब एक मेन लड़की थी वो काफ़ी कमेंट कर रही थी, तो उसने कहा था कि 1st to 10 एपिसोड उन्होंने फिर भी सुने हुए हैं, बट जो मेन एपिसोड चाहिए 11 to 20 चाहिए। सो गाइस, नो प्रॉब्लम, 11 to 15 तक एपिसोड्स मैं आज डाल दूँगी, बट 15 to 20 आपके पास कल आएंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसको करने के लिए। तो 15 तक आज एपिसोड आ जाएंगे। सो गाइस, मेरे इस चैनल को लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। बाय बाय।